हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरू करेंगे करंट अफेयर कल के रिवीजन से। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीत लिया है कोको गॉफ ने। इनके करियर का ये पहला खिताब है। और भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हुई है। अभी समझौता पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अभी हाल ही में भारत ने दोस्तों ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की है। इसमें कई सारे देश मिलकर के ये अलायंस बना रहे हैं। 2023 के सितंबर महीने में अभी ओडिशा राज्य सरकार ने, वहां के सीएम ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। और अभी नॉर्थ कोरिया ने अपनी नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी हीरो किम कुन ओ के लॉन्च किया। भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय बैठक में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भूटान ने सभी नागरिकों के लिए एक स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम रहे चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत ने 83 पैराग्राफ वाला ऐतिहासिक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे कहा जाता है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है ना, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से इसे जाना जाएगा, याद रखिएगा। और अभी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम जो है ये यूरोपीय संघ के यानी यूरोपियन यूनियन के हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में फिर से शामिल होने की बात पर सहमत हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विक रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इसकी पीडीएफ भी दी जाती है। ऐसे ही डिटेल्स पीडीएफ आपको दी जाती है फ्री में। कहां पर? एमजेटी ऐप पर। वहीं पर इसको डेली का डेली जाकर के आप क्विज भी लगा सकते हो। क्विज में भी एक्सप्लेनेशन दिया गया रहता है, तो आप वहां से भी अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों यूएस ओपन 2023 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता, ये है पहला क्वेश्चन आपका। कल की वीडियो में हम लोगों ने विमेन सिंगल की बात की थी, आज हम लोग मेन सिंगल की बात करेंगे। तो मेन सिंगल जो है इसको जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। कल की वीडियो आप देखोगे तो मैंने बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यही जीतेंगे। कौन? नोवाक जोकोविच। इन्होंने अपने कैरियर का फोर्थ ये यूएस ओपन जीता है। चौथी बार यूएस ओपन जीते हुए हैं। और अपने पूरे कैरियर में 24वां इनका ग्रैंड स्लैम है। 24वां ग्रैंड स्लैम है ये। ठीक है ना। और इन्होंने मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर ली है, जो कि दुनिया में आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब वो जीते हुए थे सिंगल्स में। तो ये है नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के रहने वाले हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। आप सब इनको अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि साल भर में 2-3 बार तो इनका नाम चर्चे में तो जरूर ही आ जाता है। जैसे इस साल तो 3 ग्रैंड स्लैम अकेले ये जीत गए, 4 में से 3 ये जीत चुके हैं। तो ये ना अपने लोग का काम आसान करते हैं, थोड़ा सा याद करने वाली झंझट थोड़ा कम करते हैं। ठीक है। नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं, पुरुष एकल इन्होंने जीत लिया है डेनियल मेदवेदेव को हरा करके, जो कि रसिया के थे। ठीक है। और बाकी चीजें मैंने आपको बताया। मार्गरेट कोर्ट का विश्व के जो कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता है, उनकी बराबरी इन्होंने कर ली है। यूएस ओपन का 143वां ये संस्करण था और ये न्यूयॉर्क यूएसए में खेला गया। अब वही फिर से कल वाली लिस्ट में हम लोगों ने बात किया था जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनको क्विकली रिवाइज कर लो। साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और चारों बिल्कुल इसी सीरियल में होते हैं। यानी सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, फिर होता है यूएस ओपन। प्रत्येक वर्ष ऐसे ही सीरियल वाइज ये चलता है। तो ये साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम था, तो इसकी भी अब घोषणा हो चुकी है, मतलब इसका भी टूर्नामेंट संपन्न हो चुका है, विजेता की लिस्ट आ चुकी है। तो अब ये सब का सब याद कर लो, क्योंकि यहां से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता, और यूएस ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता। तो 3 तो इन्होंने जीता है, तो आपको याद 3 नहीं करना है। कार्लोस अल्कराज याद करना है, स्पेन के खिलाड़ी हैं, विंबलडन ओपन ये जीते हैं। ठीक है। अब महिलाओं में अगर बात करें तो अरीना सेबलेंका ने ये विमेन सिंगल जीती हैं, बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इगा स्वितेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। मार्केटा वोंद्रासोवा ये चेक गणराज्य की हैं, चेक रिपब्लिक की हैं, इन्होंने विंबलडन ओपन जीता। और कोको गॉफ ये अमेरिका की हैं, इन्होंने अमेरिकन ओपन या कहें यूएस ओपन जीता है। ठीक है। यहाँ कौन कौन से मैदान की टाइप है ये भी मैंने आपको कल बताया था। इन मैदान की टाइप में केवल 2 ही इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक तो मिट्टी के मैदान पर कौन खेला जाएगा, फ्रेंच ओपन, और हरी घास के मैदान पर कौन खेला जाता है, विंबलडन ओपन। एक और क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि बताओ सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम इनमें से कौन है। तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन। ठीक है ना। और सबसे नया ग्रैंड स्लैम ओपन है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक। विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1877 में। आगे
विश्व ई वाहन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों वर्ल्ड ई व्हीकल डे ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 9 सितंबर को। ई व्हीकल मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू चलते हैं, जो आप इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, आई थिंक लगता है कि आजकल के टाइम पर तो सबको पता है ई व्हीकल क्या है। ई रिक्शा से लेकर के मतलब जो भी बैटरी से चलता है, बैटरी रिक्शा, बैटरी, अब ई बाइक आ गई है, ई कार आ गई है, सब प्रकार के ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है एक अवेयरनेस टाइप के रूप में। ठीक है, तो पहली बार ये 2020 में मनाया गया था, ग्रीन डॉट टीवी के द्वारा पहली बार मनाया गया था, और अब फिर ये मनाया जाना शुरू हो गया, तो फिर हम हर दिन हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। कहीं कहीं पर इसे विश्व ईवी दिवस भी कहते हैं, तो चाहे ईवी कहा जाए या फिर इसको फुल फॉर्म में कह दो ई व्हीकल डे, ठीक, दोनों एक ही है। सितंबर महीने की ये महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया, और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंपॉर्टेंट है। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, 9 सितंबर को विश्व ई वाहन दिवस, और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की है? यानी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरबेस बनाया जाएगा, वो भी फाइटर एयरबेस होगा, यानी फाइटर प्लेनें वहां पर उतरेंगी, टेक ऑफ करेंगी, लैंड करेंगी, और मतलब अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करेंगी। तो ये बनाया जाएगा कहां पर? लद्दाख में, है ना? लद्दाख में बनाया जाएगा, बीआरओ ने घोषणा की है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी कोई बॉर्डर एरिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है, चाहे वो कोई ब्रिज हो, चाहे वो कोई रोड हो, चाहे वो कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सुरंग हो, टनल हो, कुछ भी हो, तो वो बनाता बीआरओ है। और बीआरओ के जो महानिदेशक होते हैं ना, वो मिलिट्री के लेवल के अधिकारी होते हैं, जैसे ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी वर्तमान में महानिदेशक हैं, इन्होंने घोषणा की हुई है। तो अब देखो ये जो बन रहा है, ये जो एयरबेस बन रहा है लद्दाख में, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित होगा, ये जम्मू के देवक पुल पर इसकी आधारशिला रखी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आज रखी जाएगी, अगर टेक्निकली देखा जाए तो 12 सितंबर आज है, तो आज ये रखेंगे आधारशिला। ठीक है, 4180 मीटर यानी 13,710 फीट की ऊंचाई पर यह होगा। दुनिया में सबसे ऊंची चोटी हिमालय है, तो हिमालय के आसपास वैसे भी इलाका लद्दाख वाला ऊंचाई पर है ही, तो वहां कुछ भी बनता है तो वो दुनिया में सबसे ऊंचा ही होता है। साथ ही साथ बीआरओ के जो महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, इन्होंने ये भी बताया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए डाटा। देखो 2008 में इन्होंने बताया था कि बीआरओ का बजट था 3000 करोड़, और पिछली साल तक धीरे धीरे बढ़ता हुआ, इन्होंने पूरा डाटा भी बताया, वैसे मैं आपको शुरुआत का और अंत का बता रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पिछली साल का अगर बताएं तो 12,340 करोड़ का बजट हो गया है। किसका? बीआरओ का। बजट बढ़ाना क्यों आवश्यक है? देखो 1962 की युद्ध को जो हम लोग हारे थे ना, उसमें मेन कारण यही था कि हम लोग का वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहां पर हम लोग को पता ही नहीं था, वहां पर हम वो जो दूरी थी, वहां पर हमारे सैनिक कभी कभी गश्त लगाने जाया करते थे, उसके बाद फिर सिचुएशन जब खराब होती, जब कोई मौसम खराब होता तो वापस चले आ जाते थे, और वो भी आने जाने में भी इतना समय लगता था, कोई वहां पर रोड पुल ब्रिज वगैरह था नहीं, तो इस वजह से बहुत कम जाया करते थे, और यही वजह रहा कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में कब्जा कर लिया चाइना ने, और युद्ध हारने का भी कारण बना। अगर आपको याद हो 1999 में कारगिल की लड़ाई में, वहां पर भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, चोटियों पर कब्जा हो गया था पाकिस्तानियों का, और इधर सप्लाई नहीं हो पा रही थी, हमारे सैनिकों को गोला बारूद वगैरह सप्लाई करने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो ये सभी चीजें कैसे निपटी जाएंगी? जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वहां पर। तो बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए भारत सरकार लगातार इसके बजट में इजाफा कर रही है। आने वाले टाइम पर यह हो सकता है 20,000 करोड़ के आसपास में पहुंच जाए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर, तो 1960 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। इनका नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ें। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ना, ये 45 साल से कम उम्र के जो भी साइंटिस्ट होते हैं, जो भारतीय साइंटिस्ट होते हैं, उनको दिया जाता है, और ये प्रत्येक वर्ष 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। ध्यान रखना, 7 क्षेत्रों में, या कहें 7 कैटेगरीज में दिया जाता है, कैटेगरीज में दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस बार दिया गया है 7 कैटेगरीज में 12 साइंटिस्ट को। कितने साइंटिस्ट को दिया गया? 12 साइंटिस्ट को, और ये वे साइंटिस्ट होते हैं जो 45 वर्ष से नीचे की उम्र वाले होते हैं और देश की सेवा में अपना अहम योगदान दिए रहते हैं। ये 7 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फिजिक्स है,
बायोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथ है, चिकित्सा यानी मेडिकल है, इसके बाद ये केमिस्ट्री है और पृथ्वी विज्ञान है, अर्थ साइंस है। इस क्षेत्र में जो भी योगदान देते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर जी जो हैं इनके नाम पर दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर जी कौन थे? ये सीएसआईआर के, सीएसआईआर नहीं दिख रहा है क्या? ये रहा सीएसआईआर, सीएसआईआर के पहले निदेशक थे और इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना, भारत के ये महान साइंटिस्ट भी थे। तो 5 लाख की पुरस्कार राशि भी दी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, कितना पुरस्कार राशि मिलता है? तो 5 लाख की पुरस्कार राशि और एक सर्टिफिकेट मिलता है। और ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि कितने वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है, इसीलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूं। तो अब ये विनर्स की लिस्ट है, सभी 7 कैटेगरी में 12 साइंटिस्टों के नाम हैं। मैं एक बार पढ़ करके क्विकली आपको बताते चलता हूं। बायोलॉजिकल साइंस की कैटेगरी में यानी जीव विज्ञान की कैटेगरी में डॉक्टर अश्वनी कुमार और डॉक्टर मद्दिका सुब्बा रेड्डी को दिया गया। केमिकल साइंस यानी रसायन के क्षेत्र में डॉक्टर अक्कटू टी बीजू और डॉक्टर देवव्रत मैती को दिया गया। अर्थ साइंस में या एटमॉस्फेयर और प्लानिटरी साइंस में किसको दिया गया? डॉक्टर विमल मिश्रा को दिया गया। इंजीनियरिंग साइंस में डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू और डॉक्टर रजनीश कुमार को दिया गया। मैथमेटिकल साइंस में डॉक्टर अपूर्व खरे और डॉक्टर नीरज कयाल को दिया गया। वहीं मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सा विज्ञान के में क्षेत्र में डॉक्टर दिप्यमान गांगुली को दिया गया। और फिजिकल साइंस में दिया गया डॉक्टर अनिंद्या दास और डॉक्टर वसुदेव दास गुप्ता को दिया गया। ठीक है, ये है शांति स्वरूप भटनागर। अगला, हाल ही में किसने सबसे तेज 13,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है किसने? विराट कोहली ने। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली ने मात्र 267 पारियों में 267 वनडे मैचों में 13,000 रन बना दिए, जो कि समझ लो कि बहुत बड़ा है। विराट कोहली कल पाकिस्तान के खिलाफ तक ये पारी खेले, 98 रन पर जब पहुंचे तो ये 13,000 रन अपना कंप्लीट किए। शतक भी लगाए, इनका 47वां शतक था इनके कैरियर का, 47वां वनडे शतक। केवल 2 ही शतक दूर है सचिन तेंदुलकर से, उसके बाद उनका फिर से रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अभी वाला भी सचिन तेंदुलकर का ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। सचिन तेंदुलकर ने 321 पारियों में बनाया 13,000 रन और ये जो है ये 267 पारियों में ही ये बना करके उनका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीच में 1-2 साल गड़बड़ हो गया था वरना और पहले ये रिकॉर्ड बना लेते। ठीक है, तो फिलहाल ये रही इनकी बाकी चीजें जो मैंने आपको बताया। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ ये बनाए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। वनडे में इनके हो गए हैं 47 शतक। अगर आप विराट कोहली के फैन हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि टोटल ओवरऑल इनके कैरियर का कितना शतक हुआ है अभी तक, टोटल। ठीक है, टोटल कितना शतक हुआ, ये तो वनडे का 47 शतक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो देखो, बंगस वैली फेस्टिवल जो है ना, ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बंगस वैली है, बंगस घाटी है, और उसी घाटी में ये लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कुछ इस प्रकार से गेम वगैरह भी खेलते हैं, रस्सा खींच प्रतियोगिता वगैरह। ठीक है, तो बंगस वैली घाटी में ये खेल होता है और ये एक फेस्टिवल मनाते हैं लोग, महोत्सव मनाते हैं। ये सुरम्य कुपवाड़ा जिले के बंगस घाटी में मनाया गया। तो वहां के उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा जी, क्योंकि अभी वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, अभी वहां पर सरकार नहीं नियुक्त हुई है, ठीक है ना, मतलब अभी वहां चुनाव नहीं हुए हैं विधानसभा के। विधानसभा लेकिन है जम्मू कश्मीर में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा हैं, इन्होंने वहां पर इसका उद्घाटन किया है। साथ ही साथ इन्होंने वहां पर जम्मू कश्मीर में 300 नए पर्यटन स्थल भी बनाने की योजना की भी घोषणा की है। जम्मू कश्मीर का प्रशासन, अभी तो प्रशासन ही कहेंगे क्योंकि सरकार अभी है नहीं, तो वहां का प्रशासन ये चाह रहा है कि जम्मू कश्मीर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। जम्मू कश्मीर से याद आया, जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताया था, जम्मू कश्मीर से मैंने आपको बताया था कि इस बार मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता जो होगी, मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता जो होगी वो कहां आयोजित होगी? जम्मू कश्मीर में। यहीं पर दोस्तों अगर आपको याद हो G20 की एक मीटिंग हुई थी जिसको लेकर के चाइना वगैरह ने खूब बखेड़ा खड़ा किया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाए थे, है ना। तो G20 की मीटिंग और मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता की इस बार मेजबानी भारत कर रहा है, तो जम्मू कश्मीर में करवाएगा। एक और जरूरी बात, यूपी SSC पेट जो लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग जो है, समय बहुत कम बचा है। अगर आप चाहते हो बेहतरीन ढंग से तैयारी की जाए तो आज से तो बहुत सारी चीजें वैसे शुरू हो रही हैं। पेड बैच में मैं पिछले कुछ दिनों से ऑफर आपका स्टार्ट किया हुआ हूं। मात्र 399 रुपए पे करके आप ये कोर्स अपना अनलॉक कर सकते हो, इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप 1 साल पहले से जुड़े होगे तो आपको पता होगा पिछली बार जीके में 100% आपका भिड़ाया गया था और यूट्यूब से भी बहुत सारी चीजें मिल गई थी।
इसके बाद अब की बार हम लोगों ने जिम्मेदारी ली है कि सभी सब्जेक्ट में 100% क्वेश्चन आपके बढ़ाए जाएंगे, कोर्स से हूबहू मिलेगा। इसीलिए ऑल सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं और उस लेवल के कवर कराए जा रहे हैं जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से पेट में स्कोर कर पाओ, 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कर पाओ। दूसरी चीज, आज शाम से दोस्तों एक आपके लिए सीरीज स्टार्ट की जा रही है यूट्यूब पर, जो कि करंट अफेयर की है। पिछले कई दिनों से इस पर काम चल रहा है जबरदस्त तरीके से। सारे क्वेश्चन जनवरी से लेकर के 50-50 क्वेश्चन की एक एक दिन की क्लास होगी और शाम को होगा, ठीक है। शाम को 6 बजे या फिर 7 बजे, दोनों में से कोई एक टाइम जो होगा उस टाइम पर शुरू किया जाएगा और आपको आज दिन में अनाउंस किया जाएगा। तो वो सीरीज जो होगी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और वो सभी एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर तो इंपॉर्टेंट है ही। तो जनवरी से लेकर के रिवीजन करवाएंगे अब तक का, जनवरी से सितंबर तक का, ठीक है। तो शाम को क्लास, लाइव क्लास होगी, उसमें जुड़ना ना भूलना। आपका बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिवीजन कराया जाएगा। फिलहाल जो लोग पेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो एमजेटी ऐप पर जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ई बुक वगैरह भी वहीं पर आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना शुरू किया है। इसका मतलब देखो, अर्थ स्पष्ट है नाम से ही, मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना, यानी मॉब लिंचिंग से जो पीड़ित होंगे ना उनके लिए मुआवजा की ये योजना है। मॉब लिंचिंग क्या होता है? मॉब मतलब होता है भीड़। तो भीड़ द्वारा कभी कभी किसी को शिकार बनाया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। कुछ भी कारण हो सकते हैं, कभी कभी धर्म को लेकर के या कोई भी कारण हो जाता है। उन सब कारणों से कभी कभी कुछ 2-4-10 लोग इकट्ठे मिलकर के किसी एक को मार देते हैं, पीट देते हैं, कभी कभी जान भी चली जाती है व्यक्ति की। तो ऐसी मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए और खास करके मॉब लिंचिंग जो पीड़ित होते हैं उनको मुआवजा देने के लिए ये योजना है। तो उनको मुआवजा भी दिया जाएगा और पुनर्वास भी प्रदान किया जाएगा। पुनर्वास क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, कई कई बार धार्मिक मामले होते हैं, धार्मिक इशू होते हैं, तो जो एक बार पीटा गया वो फिर से हो सकता है पीटा जाए। इसलिए इससे बढ़िया है उसको वहां से हटा करके कहीं और रखवा दिया जाए, ठीक है। जब भाई नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, आपकी पुलिस व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है दुरुस्त कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोक सको, तो यही ऑप्शन बचता है कि उनको वहां से हटा करके कहीं और पुनर्वास करा दिया जाए। तो मॉब लिंचिंग पीड़ितों के लिए किया जाएगा और 10 लाख का मुआवजा देने की बात कही है यहाँ पर। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इसके आधार पर हिंसा को, किसी भी कृत्य को शामिल इसमें किया जाएगा, ठीक। मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश पिछले दिनों में कौन कौन सी योजनाओं के लिए चर्चे में था? मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना को 1250 रुपए पर मंथ कर दिया, आपको पता होगा। पहले 1000 पर मंथ दिया जाता था। साथ ही साथ इसी में मैंने आपको बताया था कि अब जो आरक्षण है महिलाओं को वो बढ़ा करके 30% से बढ़ा करके 35% कर दिया गया। और एजुकेशनल यानी कि टीचिंग में, टीचिंग एग्जाम्स के लिए 50% महिलाओं का आरक्षण कर दिया गया। इसके बाद देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में खुला। सबसे ज्यादा बाघों वाला ये राज्य है, 785 टोटल टाइगर्स हैं। टाइगर स्टेट इसीलिए कहा जाता है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड जबलपुर में मध्य प्रदेश में हुआ था 21 जून यानी योग दिवस के दिन। और देश का पहला सोलर सिटी सांची में बनाया गया है। सांची कर्क रेखा पर स्थित है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ये शुरू की मध्य प्रदेश सरकार ने, वृद्धों को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम ये आयोजित हुआ मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। ये तो मध्य प्रदेश से रहे आपके करंट अफेयर के पॉइंट। मध्य प्रदेश से स्टैटिक देखिए। मध्य प्रदेश आप देखोगे बिल्कुल मध्य में है प्रदेश। ये अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? उत्तर प्रदेश से, इसके बाद छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से। इसकी राजधानी होती है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पर जिलों की संख्या है 53। विधानसभा में 230 सीटें जाती हैं, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें यहाँ से जाती हैं। भोजताल झील है, साखे सागर झील है, दोनों झील इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी यहीं पर है। माधव, पन्ना, पेंच, कान्हा किसली, ठीक है। और इसके बाद संजय, ये सभी यहाँ पर है नेशनल पार्क। यहाँ पर एक कुनो नेशनल पार्क भी है। कुनो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुनो नेशनल पार्क में ही लाए गए थे चीते, ठीक है ना। ये चीते लाए गए और अभी जो और चीते आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से वो भी यहीं पर लाए जा रहे हैं। सबसे पहले नमीबिया से लाए गए, फिर साउथ अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ चीतों की मृत्यु भी हुई है। तो कुनो नेशनल पार्क में चीते रखे गए हैं, भारत में इकलौता नेशनल पार्क जहां पर चीते रखे गए हैं। क्लियर? चलिए बाकी सब तो हो गया। मटकी नृत्य, कर्मा, तितली नृत्य ये सभी यहाँ का होता है। तानसेन नृत्य महोत्सव यही सब यहाँ पर आयोजित होता है। आगे
यूएस ओपन, अभी यूएस ओपन खत्म नहीं हुआ गुरु, ठीक है, यूएस ओपन अभी है और मैंने जैसा कि आपको आपसे वादा भी किया है, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का नहीं छूटने दूंगा। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक की, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर का मिलाकर देख लेना, चाहे आप 1-2 महीने फॉलो करके आप अपने एग्जाम में बैठ करके देख लेना, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। यहाँ पर मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। जैसे यूएस ओपन आया तो अब इसकी बारी है पुरुष युगल और यानी कि मेंस डबल्स, विमेंस डबल्स और मिक्स डबल्स की, उसको भी हम लोग देख लेते हैं इसमें। यूएस ओपन 2023 में पुरुष युगल का ग्रैंड स्लैम किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों किसने? राजीव राम और जो सालिसबरी की जोड़ी ने। राजीव राम और जो सालिसबरी की जोड़ी ने जीत लिया है मेंस डबल्स का खिताब। इन्होंने किसको हराया? रोहन बपन्ना और मैथ्यू इब्डेन की जोड़ी को हराया। ये डबल्स का खिताब होता है। यहाँ पर आपको गैब्रिएला डोबारास्की और एरिन रुटालिफ्रे दिख रही हैं, ये महिला डबल्स का जीती हैं, यानी विमेंस डबल्स का खिताब जीती हैं। फिलहाल ये दोनों को देख लो। अब इन दोनों में एक तो आपको राजीव राम भारतीय ही दिख रहे हैं, ये भारतीय हैं, ठीक है। तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी को इन्होंने हराया है, ठीक है। ये तो हुआ पुरुष युगल विजेता, यानी कि मेंस डबल्स, ठीक है, अंग्रेजी वाले मेंस डबल्स, ठीक है। यहाँ विमेंस डबल्स की बात करें तो गैब्रिएला डोब्राविस्की और एरिना रुटलिफे ने जीता। और अगर मिक्स डबल्स की बात करें तो मिक्स डबल में हैरी हेलियोरा और एना डालिनीना जीता है। इंग्लिश में भी लिख दिया है तो आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब यूएस ओपन हुआ आपका समाप्त, ठीक। आगे बढ़े। हाल ही में निम्न में से किसे अकादमिक क्षेत्र में, अच्छा कुछ महानुभावों को यही नहीं पता ग्रैंड स्लैम होता किसमें, टेनिस का खेल है भैया, टेनिस का, ठीक है। अगला, निम्न में से किसे अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी नाजमा अख्तर को, किसे? नाजमा अख्तर को अकादमिक क्षेत्र में, एकेडमिक क्षेत्र में, फील्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेक इन इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड, ये एक समारोह आयोजित किया गया था और उसी के द्वारा यहाँ पर इनको दिया गया है सम्मान, ठीक है। ये जामिया यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं नाजमा अख्तर और इनको सम्मानित किया गया है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से, ठीक। फिलहाल आपको सिर्फ नाजमा अख्तर का नाम याद रखना है। आगे, हाल ही में आयोजित टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में भारतीय भारत के आर प्रज्ञानंदन ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इन्होंने स्थान प्राप्त किया है तीसरा, ठीक है। हालांकि ये भारत में भारतीयों की दृष्टि से देखा जाए तो टॉप पर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस में इनका तीसरा पोजीशन रहा है विश्व में। तो टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट हुआ, अभी कोलकाता में टूर्नामेंट हुआ, ये है आर प्रज्ञानंदन, ठीक है। इन्होंने कई बार इंडिया को प्राउड फील कराया है, 2 बार तो मैग्नस कार्लसन को ये हरा दिए थे। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था जब ये उप विजेता रहे थे, मैंने बताया था आपको, ठीक है। मैग्नस कार्लसन वो वर्ल्ड कप जीते थे, ये उप विजेता रहे थे, यानी कि रनर अप रहे थे, ठीक है। तो कोलकाता में अभी ये आयोजित हुआ क्या? टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट। तो टाटा स्टील का नाम देखो ये आगे पड़ रहा है ना, इसका मतलब क्या है? टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाइटल स्पॉन्सर कौन है? ये है टाटा स्टील है, ठीक है। तो शतरंज इंडिया टूर्नामेंट है, आर प्रज्ञानंदन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान किसने हासिल किया है? पहला स्थान जो है अलेक्जेंडर ग्रिसुक ने स्थान हासिल किया है। ये ओपन ब्लिट्ज का खिताब जीत चुके हैं। अभी ये हाल ही में 2023 के उप विजेता बने थे विश्व कप के, इसको ध्यान रखिएगा। और विजेता कौन बना था? विजेता कौन बना था? मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, ठीक है ना। कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। शतरंज की बात आ गई है तो शतरंज से बात आप याद रखिएगा, शतरंज में होता है ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो ये भी एक ग्रैंड मास्टर है वैसे, आर प्रज्ञानंदा। भारत में कितने ग्रैंड मास्टर हैं? 83 आज के टाइम पर 83 ग्रैंड मास्टर हैं। और 83वें वाले कौन से हैं? 83वें वाले कौन है? आदित्य सामंत, ये 83वें नंबर के अभी ग्रैंड मास्टर बने हैं। पहला ग्रैंड मास्टर कौन था? पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद बने थे, ये बने थे 1988 में, और इस वजह से इनको 1992 में मिला, 1992 में मिला खेल रत्न, खेल रत्न मिला इनको। तब राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। खेल के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। इनकी एक पुस्तक भी है, पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर, माइंड मास्टर, इसको आप याद रखिएगा, क्लियर। डी गुकेश जो हैं ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। और अगर अभिमन्यु मिश्रा के बारे में पूछा जाए तो वो सब विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा चूंकि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं इसलिए नाम से लगता है भारत के होंगे, लेकिन ये अमेरिकी हैं। तो ये विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, क्लियर है ना। चलो
आगे तो ये 10 क्वेश्चन थे आज के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एमजेटी एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, वहां पर भी पीडीएफ वगैरह भेजी जाती रहती हैं और साथ ही साथ वहां पर वन लाइनर आपका रिवीजन कराया जाता है और भी बहुत सारे पीडीएफ वहां पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जा करके पुराने जो भी करंट अफेयर के या फिर बहुत सारी चीजों के पीडीएफ इनको डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम क्या है, तो ये थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में मैंने कल पूछा था और बहुत सारे लोग उसके बाद भी 37वां बता दिए। तो देखो 37वें राष्ट्रीय खेल का जो जो मस्कट था वो था मोगा और 36वें का सवज रखा गया था। क्या सवज रखा गया था? बोमन रखा गया है। अभी जो हॉकी चैंपियनशिप हुआ था ना, हॉकी चैंपियनशिप जिसको इंडिया ने जीता, भारत में हुआ था ना चेन्नई में चैंपियनशिप, इसको जीता किसने? इसको इसका मस्कट क्या रखा था? बोमन। ठीक है, भारत ने इसको जीता है। इभा अगर आपको याद हो, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप महिलाओं वाला जो था उसका इसकी मेजबानी भारत ने की थी और इसका जो मस्कट है वो ईभा बनाया गया था, ईभा को रखा गया था। क्लियर है? चलो तो आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता था? फ्रेंच ओपन मैंने आपको जैसे कि बताया, टेबल इसीलिए भी दिखाया, दो दो दिन दिखाया टेबल आपको, पूरा का पूरा रट डालो। ये 4 के 4 ग्रैंड स्लैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इनको पूरा अच्छे से रट डालो। ठीक है, तो किसने जीता है बताइएगा जरूर फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब। और ये पूरा ऑप्शन इसी हिसाब से सजाए गए हैं कि बाकी के नाम भी आप बता सकते हो अच्छे तरीके से। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में निम्न में से कौन सा देश नहीं शामिल हुआ है? इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से कल आपको बताया गया था, ये भी क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो। कोशिश किया करो डिटेल आंसर करने की, ठीक है ना? तो कोशिश किया करो आप लोग ज्यादा से ज्यादा डिटेल लिखने की, जिससे आपका कमेंट जो लोग पढ़ें उनको भी फायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।